तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे थे। इससे पहले जो है हमने ग्रेविटेशन के दो जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास जो है फर्स्ट जो अपने पास टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को बताना है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। चलिए देखते हैं तो मास और डेंसिटी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मास का फॉर्मूला आपके सामने है, m इक्वल टू जी कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ठीक है, इसकी सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8, कैपिटल R की वैल्यू होती है 6400 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। नीचे कैपिटल जी है तो 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है नियर अबाउट m इक्वल टू नियर अबाउट ये आ जाती है 6 इंटू 10⁻24 kg। तो ये इसका आ जाता है मास, अर्थ का मास आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब हम लोग देखते हैं यहां पर डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, रो देखो स्मॉल जी इक्वल टू होता है 4/3 पाई। ठीक है, आर इंटू रो, ये होता है अपने इंटू जी, ये अपने पास जो है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से हमें डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी इक्वल टू 3 इंटू जी अपॉन बाकी सब आप नीचे डिवाइड में भेज दो 4r/g, ये हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से सबकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, केवल इसमें कैलकुलेशन ही बाकी ज्यादा रहेगी बस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी को सबकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, इसकी रखो 4 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 6400 इंटू 10⁻3 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और कैपिटल जी की वैल्यू डाल देंगे इसमें। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरह से को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो इसके बाद मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो यहां पर बात करते हैं इनर्शियल मास क्या होता है। ठीक है, इट इज द मास ऑफ द मटेरियल बॉडी विच मेजर्स इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो हम लोग इनर्शिया को यहां पर क्या करते हैं, मास जो होता है वो एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिसे हम लोग जैसे किसी बॉडी के अंदर कितना वो मास को कंटेन करता है, ये हम उसके इनर्शिया से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो इनर्शिया इट इज द मास ऑफ मटेरियल बॉडी विच मेजर्स its inertia if an external force F acts on a body of mass mi, then according to Newton's second law of motion। ठीक है, तो यहां पर अपने पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक यहां पर रिलेशन आ जाता है, क्या F इक्वल टू ma होता है। यानी अगर हम मास निकालते हैं किसी बॉडी के ऊपर कितना मास है, तो हम उसके इनर्शियल फोर्स से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कि उस पर हम फोर्स कितना लगा रहे हैं और उस पर उसमें कितना जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो जैसे अगर कोई हल्की बॉडी है, ठीक है, सपोज ये कोई हल्की बॉडी है, अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इसमें ऐसे, ठीक है, तो ये कितनी दूर जाता है। देन उसके बाद मैं अगर अपने फोन की बात करता हूं, ठीक है, ये फोन है, अगर मैं इसको ऐसे हाथ पे रखे ऐसे फोर्स लगाता हूं जितना मैंने इस पर फोर्स लगाया था, ठीक है, तो ये कितना दूर जाएगा, इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये किस पर डिपेंड करता है। अब मान लो जैसे ये था, ठीक है, इसको मैंने हाथ पे रखा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इसमें, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा क्रिएट होगा,
बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, मास कम है, ठीक है। इसके पास मास ज्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन, यानी मास जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है, और इसमें फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो मास अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? यहां पर देखो, मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के, और मास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, यानी मास जितना जितना ज्यादा होगा, ठीक है, फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा और एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो वही कह रहा है कि अगर हम ये मेजर करते हैं कि किसी बॉडी के पास कितना मास है, तो हम वो मास कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन से, ठीक है। Hence, inertial mass of a body may be measured as the ratio of the magnitude of external force applied on it to the magnitude of acceleration produced in its motion. ठीक है, अगर हम किसी बॉडी के पास कितना मास है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं कि उसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये इससे हम लोग जो है मास के मैग्नीट्यूड को जो है मेजर कर पाते हैं, ठीक है, कि उसके पास कितना वो मास को कंटेन करता है। तो फोर्स लगाने पे जितना उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो जो है उसके रेशियो के बराबर होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन मास, वो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसमें इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस जो है काफी पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग जरा ध्यान में रखेंगे। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू अपोज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन इट्स मोशन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर हमने मान लो किसी बॉडी के पास ज्यादा मास है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक, वो कितना ज्यादा अपोज करता है, ठीक है। मैंने अभी बताया जस्ट कि जो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, ठीक है। तो ज्यादा मास होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा मास होगा तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें कम एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर मास क्या है, ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 1/a, ठीक है, तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बात समझ में। तो यहां पर वही बात बोली गई है, ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी। जो ग्रेविटी है वो इनर्शियल मास पर डिपेंड नहीं करती है, इनर्शियल मास पर डिपेंड नहीं करती है। अब आप देखो, स्मॉल g इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको मास से कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक। इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, यानी मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है कितना जो है मटेरियल को कंटेन करता है वह उसका जो है मास कहलाता है। किसी बॉडी, मान लो जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये कितना मास को कंटेन करता है, जितना इसके पास मटेरियल है, मैटर है, उतना ही इसका मास होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी। जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है, इससे बिल्कुल भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है कि टेम्परेचर ज्यादा है कम है, इससे स्मॉल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट इज कंजर्व्ड व्हेन टू बॉडीज कंबाइंड फिजिकली और केमिकली, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, इट इज कंजर्व्ड, ये हमेशा कंजर्व्ड होता है, फिजिकली हो या केमिकली बॉडी हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हेन अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v, इट्स इनर्शियल मास इज गिवन बाय। तो कह रहा है कि जब अगर हम किसी बॉडी को मूव करते हैं, उसकी उसको कोई वेलोसिटी दे करके, लेट से v वेलोसिटी दिया, तो उसके इनर्शियल मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी अपने पास क्या है कि आप देखो जो मोशन वाला है, ठीक है, तो यहां से हम लोग इसका एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, ये क्लास 12th के बाद भी आप लोग पढ़ोगे इसको। तो m इक्वल टू क्या होता है, m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाए, लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, मासलेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मासलेस हो जाएगी, मासलेस, ठीक है। अगर आपने इतनी वेलोसिटी दे दी किसी बॉडी को
जो इसकी वेलोसिटी कितनी हो, लाइट की स्पीड के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी वेलोसिटी हो गई तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, मासलेस हो जाएगी। क्लियर है? चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला टॉपिक क्या कहता है, ग्रेविटेशनल मास, इट इज द मास ऑफ द मटेरियल बॉडी which determines the gravitational pull acting upon it. If mass is the mass of the earth, if m is the mass of earth and r is the radius, then gravitational pull on a body of mass mi is given by, तो यहां पर देखो अपने पास क्या जाता है, कह रहा है ग्रेविटेशनल मास, ठीक है, इट इज द मास ऑफ मटेरियल बॉडी विच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग अपॉन इट। इफ m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ रेडियस, ठीक है, तो यहां पर देखो f कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो जी m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहां से अगर हम मास निकालते हैं उस बॉडी का तो उस पर आ जाता है हमारे पास जी m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यानी f अपॉन ई आ जाता है। ई यहां पर क्या होता है, हमारा जो है इंटेंसिटी होती है, ठीक है, क्या होती है, इंटेंसिटी, मास ऑफ अर्थ एंड आर इज द रेडियस, देन ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, वो ग्रेविटी कितने पुल से, मतलब कितना फोर्स लगा करके उसको अट्रैक्ट करती है ये, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि कोई भी मास जो है कितना उस पर ग्रेविटी फोर्स लगाती है इस उस पर्टिकुलर मास पे, ठीक है, तो हम लोग इसकी इंटेंसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो यहां पर इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल मास इक्वल टू एफ अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर को, तो इसको एफ अपॉन ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एम इज द ग्रेविटेशनल मास, एम जी क्या है, ग्रेविटेशनल मास है, एम जी को ग्रेविटेशनल मास से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ऑफ द बॉडी, मतलब क्या है कि किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है उस मास के ऊपर, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा, E1 इफ E इक्वल टू 1 ले लेते हैं, देन mg इक्वल टू कितना आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम E जो इंटेंसिटी है वह अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, उस मास के ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। Gravitational mass of a body is defined, gravitational mass of the body is defined as the gravitational pull, यानी ग्रेविटी कितने फोर्स से उसको पुल कर रही है, खींच रही है, ठीक, एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, यानी उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो फोर्स लग रहा है वो एक पर यूनिट इंटेंसिटी पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, मास के ऊपर, ठीक, तो ये उसकी जो है इंटेंसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस मास और वेट में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उस डिफरेंस को भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मास और वेट दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो मास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मास कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और मास होता क्या है, तो कह रहा इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, तो कोई बॉडी कितना मैटर को कंटेन करती है ये उसके मैटर कहलाती है, ठीक है, वह उसका मैटर होता है, ठीक, उसी को हम लोग मास बोलते हैं। और वेट क्या होता है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी बॉडी। तो ग्रेविटी वेट जो है, ठीक, वो क्या होता है कि उसके ऊपर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है, कितना एक्सेलरेशन लगा रही है, ठीक, वह उसका वेट कहलाता है, ठीक। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विद जी, देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है एम इंटू जी, ठीक है। आप जानते हो जी चेंज करता है, वेरी करता है, बट जो यहां पर मास है उसमें तो स्मॉल जी है नहीं, वो कोई भी बॉडी कितना मैटर को कंटेन करते हैं वह उसका मास कहलाता है। और मास वो तो कहीं चेंज नहीं होने वाला है ना, चाहे आप कहीं पर भी लेके चले जाओ तो वेरी नहीं करता, लेकिन यहां पर इसलिए बोला है जो मास है वो चेंज नहीं होता है, कहीं पर भी आप लेकर चले जाओ, ठीक है। और जो वेट है ये चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, क्योंकि स्मॉल जी चेंज होता है, ठीक है। अगर आप मून पे, इक्वेटर पे या पोल पे जाते हो तो मास उसका चेंज हो जाता है क्योंकि स्मॉल जी चेंज हो जाता है, इससे पहले हमने पढ़ाया है, ठीक। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी वेट चेंज हो जाएगा, अर्थ सरफेस से नीचे जाओगे तो भी वेट चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल जी चेंज हो रहा है। और वेट के साथ आप जानते हो W इक्वल टू एम इंटू जी होता है, जी चेंज होगा तो वेट तो चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल,
कोई भी बॉडी ऐसी तो हो ही नहीं सकती जिसके पास मास ना हो, है ना। कोई ऐसी बॉडी हो ही नहीं सकती जिसके पास मास ना हो, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। तो जो है मास कभी जीरो नहीं हो सकता, किसी बॉडी का मास जो है जीरो नहीं हो सकता। कह रहा एट इंफिनिटी एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इज जीरो। अब देखो अगर हम सेंटर पे आ जाते हैं तो आर की वैल्यू जीरो हो जाती है। आर की वैल्यू जीरो हो जाने से जी कैसा हो जाता है, इन अनडिफाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्मॉल जी की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है ना, है ना। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो वेट आपका जीरो हो सकता है बट किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। ठीक, इट्स यूनिट इज किलोग्राम एंड इट्स डायमेंशन इज एम। जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और उसका डायमेंशन क्या होता है, एम होता है। इसकी जो यूनिट है वो केजी पर वेट होती है, केजी पर या फिर जितना भी उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, केजी पर मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंड डायमेंशंस आर, इसको न्यूटन भी बोल देते हैं ना, न्यूटन भी। तो एम एल टी की पावर -2, तो वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, इसकी डायमेंशन आपको दी गई है एम एल टी की पावर -2। इट इज डिटरमाइंड बाय अ फिजिकल बैलेंस। ये इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस से, और इसको हम लोग कैसे डिटरमाइंड करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, चलो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आई क्या, चलो। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। आप जानते हो डायरेक्शन किधर लगती है, हमेशा ग्रेविटी किधर अट्रैक्ट करती है, अर्थ की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी पता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई, चलो इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करेंगे, देन इसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, फील्ड के, फोर्स के, इंटेंसिटी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल, तो किसके एक वो होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको यहां पर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल, किसके होता है प्रोपोर्शनल, तो इसमें सभी आ जाएंगे, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, चलो इसके बाद देखो यहां पर क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू। ठीक है, द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू। ठीक है, तो इससे पहले जस्ट अभी हमने, इससे पहले हमने क्या बताया था कि अगर ई हमारा जो है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये हमारा जो है एम आई फोर्स कितना बराबर हो जाता है, एम के बराबर हो जाता है ग्रेविटेशनल मास। तो इसमें इनर्शियल मास कितना होना चाहिए, है ना, ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू व्हाट, तो हमारा जो है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 1 के बराबर हो जाए इनर्शियल मास, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ इनर्शियल मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी जस्ट पहले हमने करवाया ये इससे पहले। ठीक, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, तो कह रहा है द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कह रहा है कोई अगर बॉडी है, ठीक है, तो वो कितना जो है फोर्स को फील कर रही है वो आएगा। तो ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल, किसके होता है प्रोपोर्शनल, तो इसमें सभी आ जाएंगे, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, चलो इसके बाद देखो यहां पर क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू। ठीक है,
द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू, ठीक है। तो इससे पहले जस्ट अभी हमने इससे पहले हमने क्या बताया था कि अगर ई हमारा जो है कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये हमारा जो है एम आई फोर्स कितना बराबर हो जाता है, एम के बराबर हो जाता है ग्रेविटेशनल मास। तो इसमें इनर्शियल मास कितना होना चाहिए, है ना, ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू व्हाट, तो हमारा जो है ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 1 के बराबर हो जाए इनर्शियल मास, ठीक है, तो उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ इनर्शियल मास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी जस्ट पहले हमने करवाया ये इससे पहले, ठीक। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, तो कह रहा है द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कह रहा है कोई अगर बॉडी है, ठीक है, तो वो कितना जो है फोर्स को फील कर रही है, वही हमारा क्या इंटेंसिटी, ठीक, इसी से रिलेटेड है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को हम लोग इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आई इनर्सिया हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर एफ अपॉन एम। तो ये क्या होता है इंटेंसिटी, ठीक। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, फोर्स अपॉन मास पे, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स जितना ज्यादा होगा मींस उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और मास जितना कम होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी बॉडी रखी है, ठीक है, उसका मास होगा, वह कितना ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं अपना, इंटेंसिटी। जस्ट अभी हमने बताया इससे पहले, ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मटेरियल बॉडी एट एनी पॉइंट इन इट्स फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। पर यूनिट मास वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, या उसकी इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक। इट यूनिट मास, ठीक, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द यूनिट मास यानी टेस्ट मास itself does not produce any change in the field of the body। अगर हम कोई भी बॉडी पास में लेकर के आते हैं, तो जो बॉडी हम टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं उसको हम लोग टेस्ट बॉडी बोलेंगे, ठीक है। मान लो जैसे एक कोई मास ये है और इसकी वजह से, इस वाली वजह से इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग टेस्ट बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और इसका मास जो है बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट मास itself does not produce any change in the field of the body. So if a test mass m at a point in a gravitational field experiences a force vector f, then तो इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स पर यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वह उसकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट करता है, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी है उसके पास, ठीक। ओके तो इसके बाद आता है अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m is laying at a distance 1.73 a from the center of a sphere of mass m just over the sphere where a is the small radius of the ring as well as that of the sphere। The gravitational force exerted is what। कितना यहाँ पर वो रिंग जो है कितना फोर्स जो है एक्सर्ट करेगी उसके ऊपर ग्रेविटी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो जरा में आया ये कैसे करना है कि कोई देखो यहां पर इसमें बोला गया है, ये मान लो हमारी ग्रेविटी है, ठीक है, इसकी रेडियस a है, इससे, ठीक है, इससे कितनी डिस्टेंस पर, इससे इस डिस्टेंस पे कोई सर्कुलर रिंग है ऐसे, तो जिसकी रेडियस, इसकी भी रेडियस a है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1.73 a। तो ये क्या है, रिंग है, ये अर्थ है। यही तो आपसे बोला गया है ना कि आ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m, इसका मास कितना है m है, इज लेइंग एट अ डिस्टेंस 1.73 यहां से,
यहां से, ठीक है, यहां से ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ मास, अच्छा ठीक है, इसके ये यहां से ऑफ मास m जस्ट ओवर द स्फीयर वेयर a इज द स्मॉल रेडियस ऑफ द रिंग एज वेल एज दैट ऑफ द स्फीयर, दोनों कर रही हैं, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड इज, कितना फोर्स लगेगा। तो देखो इसकी इंटेंसिटी कितनी अपने पास आ जाएगी, इंटेंसिटी ओवर द रिंग, रिंग के लिए, एक सर्कुलर रिंग के लिए इंटेंसिटी कितनी होती है, सर्कुलर रिंग के लिए इंटेंसिटी कितनी होती है, सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है, रिंग के लिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो I इक्वल टू यहां से आ जाता है अपने पास जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसकी इंटेंसिटी आ जाती है। मैं थोड़ा सही से लिखता हूं इस चीज को, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाती है, जी एम इंटू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 है, ठीक है। वेर आर जो है हमारा, आर कितना है 1.73, ठीक है, ए, और ये वैल्यू किसकी है, इसको हम लोग √3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3, तो ये हो जाएगा √3 ए हमारा। चलो अब देखो अगर हम फोर्स की बात करते हैं, यहां पर कितना फोर्स कैलकुलेट होता है अपने पास, ठीक है, तो फोर्स अपने पास आ जाता है F इक्वल टू जी एम स्मॉल एम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए प्लस प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, फोर्स इक्वल टू जी एम स्मॉल एम, आर की वैल्यू हो जाएगी √3a, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा √3a, इसका होल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, जी एम स्मॉल एम √3a, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, इस स्क्वायर से स्क्वायर को काट दो, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाता है, जी एम स्मॉल एम, ठीक है, √3a, नीचे कितना बचेगा यहाँ पर 4a का क्यूब, है ना, 4a का क्यूब, ये आ जाएगा इसका। अच्छा ये अभी ऐसे नहीं कटेगा, इसको अभी हम ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है, इसको अभी हम ऐसे नहीं काट सकते, 4a का स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर कितनी है √3/2, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जी एम स्मॉल एम √3a, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जी एम स्मॉल एम √3a अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा 2a का क्यूब, 2a का क्यूब, है ना, 2a का क्यूब, और 2a का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो देखो इस √3 की वैल्यू हम वैसे ही ऐसा पुट कर दे रहे हैं जैसी थी, कैपिटल जी स्मॉल एम, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8a क्यूब, और यहाँ a, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये अपने पास स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में हमारे पास कितना आ जा रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, चलो इसको कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया क्या, चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, कह रहा एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड potential V is defined as negative of work done per unit mass in shifting a test mass from some
रेफरेंस पॉइंट यूजुअली एट इंफिनिटी टू द पॉइंट गिवन। ठीक है, कह रहा है कि एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, तो वर्क डन अपने पास क्या आ जाता है, ठीक है, वर्क डन अपने पास क्या आ जाता है, तो W इक्वल टू माइनस F डॉट डी आर। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी थोड़ा सा हमने उसमें डिस्प्लेस किया तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा, एफ आर माइनस एफ। ठीक है, ये एफ वर्क डन मतलब अपोजिट हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ना किसी बॉडी के ऊपर, तो हमने ये इतना वर्क डन किया। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, W अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, W अपॉन एम हो जाएगा। अच्छा, W तो अपने ये दिया गया है, तो यहां से V इक्वल टू माइनस एफ डी आर, एफ डॉट वेक्टर का रहेगा डी आर अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू माइनस एफ डी आर अपॉन एम हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन, अगर मान लो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें, और उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, डी आर, फोर्स कितना लगाया हमने, वेक्टर एफ, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो W इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। ठीक है, तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, तो माइनस एफ डॉट डी आर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन एम। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपने अभी देखा होगा, इससे पहले क्या था हमारे पास, इंटेंसिटी था, आई इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये क्या होता था, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर हम इसी वैल्यू को पुट करते रहे, तो V इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करते रहे, तो F अपॉन ये कितना हो जाएगा, आई, वेक्टर आई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी आर आ जाएगा। ठीक है, माइनस डीवी अपॉन डी आर आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अपने पास एक ये भी फॉर्मूला आ जाता है। तो कह रहा है एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक, पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, क्या कह रहा है, डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास इन शिफ्टिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट यूजुअली एट इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। तो हमने बताया कि अगर हम किसी मास को उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क हमने किया, कितना उसमें फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, डी आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन मास पर यूनिट मास को, ठीक है, हमने फोर्स लगा के कितना डिस्प्लेस किया है, तो वह हमारा पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल वर्क डन, यहां से फॉर्मूला हमने यहां पे डाला, तो यहां से हमारा क्या आ गया, इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, तो ये अपना जो है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो, तो यहां पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या दिया गया है, कह रहा है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट मास। इसको पर यूनिट मास से डिफाइंड किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, W अपॉन एम होता है। ठीक है, वर्क डन पोटेंशियल क्या हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो जूल पर केजी इसकी जो है यूनिट हो जाएगी, जूल पर केजी। ठीक है, जूल पर केजी, या फिर इसको मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल, एम जीरो हो जाएगा इसमें, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर है, फील्ड हमने बता ही दिया कि वो क्या करता है, इफ द फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट मास देन V इक्वल टू माइनस आई डी आर। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई क्या, तो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी एंड पोटेंशियल टू बी जीरो, देयर वी गेट, तो अपने पास इंटेंसिटी अगर यहां पर क्या हो जाता है, अगर अपने पास रेडियस जीरो हो जाता है, तो ये सी क्या आ जाएगा, यहां पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
चलिए, तो यहाँ पर देखो एक बॉडी यहाँ पर है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है। एक स्मॉल बॉडी है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। ठीक है, ये इससे आर डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक, ये इस फोर्स को अपनी तरफ इधर खींचेगा। ठीक है, इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर मैं फोर्स लगा करके इसको इसके दूर लेके जा रहा हूं, इससे दूर लेके जाऊंगा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये मास क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। मैं इसको इस तरफ फोर्स लगा करके इसको अपोजिट लेके जा रहा हूं, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर अभी मैंने वर्क डन निकाला था। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या था, वर्क डन इक्वल टू था एफ इंटू, मान लो हम कितना इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो छोटा सा थोड़ा सा dx, तो यहां पर एफ डॉट dx हो जाएगा अपने पास। ठीक है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट dx हो जाएगा। इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। माइनस लगा दिया क्योंकि हमें अपोजिट वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, कहां से कहां तक हम इसको ले जाएंगे, तो लेट से इन्फिनिटी तक। अच्छा, एफ अपने को पता है, तो अगर हमने थोड़ा सा यहां पर फोर्स लगा करके थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, है ना। मैं अगर पूरा हमें वर्क निकालना है कि भैया इस मास को हम कहां तक लेके जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। डी डब्ल्यू को अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, यहां पे हमें तब डब्ल्यू वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, अभी डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर, या फिर इसको कहां तक लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर देंगे, और इन सभी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अच्छा, कहां से कहां तक हम लोग कर रहे हैं, तो अभी आर से कहां तक लेके जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, आर से हम लोग कहां तक लेके जाएंगे इसको, आर से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, आर से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, आर से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ये सब कांस्टेंट ही है, तो W इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, ये सब माइनस ही है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/x² dx का, तो ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो चलो देखो यहां से, ठीक है, तो माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम। ठीक, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। यहां पर हम लोग कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, r से लेकर के इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। ठीक, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इसका इंटीग्रेशन पावर 1 ऐड हो जाती है। ठीक है, तो -1/x हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। इसमें अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास बचेगा r। ठीक है, तो इतना हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो हमने वर्क किया है यही किस में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी में। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। चलो देख लो यहां से। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वर्क डन आ जाएगा। इतना बात समझ में आई, मतलब ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसकी डिफिनेशन में चेक कर लो, तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, इसको अगेंस्ट लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, तो कह रहा है इज इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन। अगर कहीं किसी पॉइंट पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाती है, तो वहां पर हमें यह बताना है, पोटेंशियल अगर जीरो हो जाता है इन दिस रीजन, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा। अगर ग्रेविटी, फिर से कह रहा है कि इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, किसी रीजन पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो है, तो आपको बताना है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा होगा, उस रीजन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा होगा। ठीक है, तो देखो अपने पास I इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है यानी I जीरो है, ठीक है, तो I जीरो हो जाएगा, तो V इक्वल टू डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यानी पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल यानी V हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मस्ट बी कांस्टेंट, ये हो जाएगा। ठीक है,
तो पोटेंशियल कैसा होगा, उस रीजन पे कांस्टेंट होगा, कोई कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, चेंज ही नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? चलो फिर अगला दिया गया यहाँ पर, थोड़ा सा बढ़ाता, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज E इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, E इक्वल टू के अपॉन एक्स क्यूब इन द एक्स डायरेक्शन, के इज अ कांस्टेंट टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इंफिनिटी, इट्स वैल्यू एट अ डिस्टेंस एक्स इज, तो हमें इसकी डिस्टेंस बताना है कि इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करिए और क्या आएगा, ठीक है, वैल्यू एट अ डिस्टेंस एक्स, एक्स इज कितना डिस्टेंस होगा, देखो तो v इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डी एक्स, ठीक है। अच्छा e की वैल्यू तो अपने को दी गई है, ये है, ठीक, इसको यहां पर पुट कर दो, माइनस के अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल यहां पर फाइंड आउट करते हैं, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, के तो कांस्टेंट है, तो माइनस के बाहर ले लिया, एक्स की पावर माइनस 3 डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में 1 ऐड कर देते हैं ना, तो माइनस के अपॉन 1 ऐड कर देंगे, है ना, तो 1 ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये इसमें कितना आ जाएगा, नीचे भी 1 ऐड करेंगे तो नीचे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो के अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स की पावर -2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा तो 2x स्क्वायर, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के अपॉन 2x स्क्वायर, के अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे नॉर्मली, ठीक है, तो v इक्वल टू के अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, the intensity of a gravitational field at a point situated at a distance of 8000 km from the center of earth is 6 Newton per kg. The gravitational potential at the point is in joule per kg. जल्दी से बताओ हमें इसका आंसर, इसका आंसर आया क्या आप लोगों का? देखो द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, इंटेंसिटी बताना है, ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, ठीक है, तो v इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस अपने को r दिया गया 8000 किलोमीटर है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा डिस्टेंस। I इंटेंसिटी अपने को दिया गया है कितना, अर्थ इज न्यूटन पर केजी, तो इंटेंसिटी अपने को पता ही है कितना है, 6 न्यूटन पर केजी, ये इंटेंसिटी है, तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, ठीक, तो 6 इंटू 8, यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 2 3, ठीक है, एक की पावर कितनी हो जाएगी 6, इसको आप सॉल्व करो तो 4.8 इंटू 10⁻7, ठीक है, वोल्ट, तो यहां पर कितना आ जाएगा पोटेंशियल इन जूल पर केजी, जूल पर केजी, ठीक है, तो जूल पर केजी 4.8 इंटू 10⁻7, सी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक दैट, पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की, जूल होती है, इसकी डायमेंशन ml² T⁻² होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव इन द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि इसका जो है अट्रैक्टिव नेचर होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। चलो तो इसमें क्या कह रहा है, इफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन नॉट डिफाइंड हो जाएगा,
देन इट बिकम्स जीरो, यानी वहां पर ये मैक्सिमम पोटेंशियल होगा कांस्टेंट, ठीक। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो इस तरह से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। M1 और M2 अगर अलग अलग मासेस हैं किसी बॉडी के, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। इफ द बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट एट अ डिस्टेंस r1 टू अ पॉइंट दैट डिस्टेंस r2, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा होगा, r1 पर ज्यादा होगा। मान लो यहाँ पर कोई मास है m r1 पॉइंट पे, ठीक है, इसको अगर हम लेकर के जाते हैं r2 पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल r1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू r2, ठीक है। इफ द बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r1 टू अ पॉइंट डिस्टेंस r2, ठीक है, अगर हम r1 से किसी मास को r2 तक लेके जाते हैं तो इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ठीक है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या जाता है, U इक्वल टू माइनस GM अपॉन R, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है, तो U इक्वल टू MV आ जाता है, ठीक है, तो ये भी रिलेशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल से डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये आपको पता ही है कि ये पोटेंशियल होता है माइनस GM अपॉन R, ठीक है, ये पोटेंशियल होता है, तो M को बाहर कर लिया तो MV आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक। फिर यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ रिलेटेड टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, देखो एनर्जी कहाँ पे, आप देखो तो पोटेंशियल MV हो जाता है, जैसे कि अभी हमने बताया ही है, तो इसकी जो एनर्जी कितनी आ जाती है, -3/2 GM अपॉन R। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय, तो हम अर्थ सरफेस से, ठीक है, अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। चलिए ये भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर आप क्या करते हो, वर्क करते हो अगेंस्ट ग्रेविटी से, मतलब ग्रेविटी से उठा करके आप किसी चीज को ऊपर लेके जाते हो, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 से R2 तक लेके जा रहे हैं, R1 कैपिटल आ रहा है, R2 R प्लस H हो जाएगा, ठीक है ना, किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन R आ जाएगा। इतना हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? किसी बॉडी को आप देखो, ये अर्थ सरफेस से, ये अर्थ है, ठीक, ये रेडियस है, यहां से किसी हाइट तक लेके जाते हो किसी बॉडी को h, ठीक है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन हमें इतना करना पड़ेगा, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन R, ठीक। ये आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, व्हेन अ डिस्टेंस h इज नॉट नेग्लिजिबल एंड इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर व्हेन द डिस्टेंस h इज नॉट नेग्लिजिबल एंड इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ देन वी विल यूज अबव फॉर्मूला। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो बहुत ज्यादा हाइट तक लेके जाते हैं, तब हम लोग कह रहा है h इक्वल टू n इंटू आर, यानी अर्थ की रेडियस से n टाइम्स दूर लेके जाते हैं, तो mgr, ठीक है, और n अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा हाइट तक ऊपर लेके जाते हैं। तो और अगर h को r के बराबर लेके जाते हैं, जितनी हाइट है, जितनी रेडियस है अर्थ की, उतनी ही हाइट तक ऊपर लेके जाते हैं, तो हमारा वर्क डन कितना होता है, हाफ mgr आ जाता है, ठीक है। चलो इफ h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस, ठीक है, तो हमारे वर्क डन कितना आ जाता है, mgh के बराबर आ जाता है, ठीक है, mgh के बराबर आ जाता है, क्योंकि h अपॉन r इन दोनों का रेशियो लगभग 0 हो जाता है, तो भैया mgh के बराबर वर्क डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अर्थ की रेडियस से बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके जाते हैं, तो उसका हम लोग n टाइम्स कर देते हैं, ठीक। मान लो जितनी रेडियस है उतने 2 4 6 गुना ऊपर लेके जा रहे हैं, तो n उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वर्क डन ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से। या फिर जितनी रेडियस है अर्थ की उतनी ही हाइट तक ऊपर लेके जाते हैं, तो सीधा हाफ mgh r हो जाता है, ये हमारा वर्क डन इतना हो जाएगा। और अगर h r के कंपेयर में, यानी अर्थ की रेडियस के कंपेयर में h बहुत कम है, तो हमारा mgh इतना वर्क डन हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग स्टूडेंट इतना ही यहाँ पर समाप्त करते हैं, देन इसी पर इसके क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो बने रहिएगा।
अगर चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।